नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका और आज का दिन दर्शकों दो बातों के लिए बड़ा ही खास है। वो क्या खास बात है ये आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है अश्विनी और आज है अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी। तारीख है 11 अक्टूबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और पलटेंगे पन्ने इतिहास के और देखेंगे कि क्या क्या वो घटनाएं थी जो आज के दिन इतिहास के पन्नों में लिखी गई थी। सन 1869 में अमेरिकी खोजकर्ता थॉमस एडिसन ने अपनी पहली आविष्कार पर एक पेटेंट के लिए आवेदन दिया था। दर्शकों आपको बताना चाहूंगी ये जो आविष्कार था ये एक इलेक्ट्रिक मशीन थी जिसका इस्तेमाल वोटों की गिनती के लिए किया गया था। सन 1881 में अमेरिकी आविष्कार डेविड हेंडरसन हॉस्टन ने कैमरे के पहले रोल फिल्म का पेटेंट कराया था। सन 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एल्बर्ट आइंस्टीन को पत्र लिखकर अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को तेजी से विकसित करने का आग्रह किया था। सन 1968 में अमेरिका का पहला मानवयुक्त अपोलो 7 के प्रक्षेपण की कक्षा से पहली बार टेलीविजन प्रसारण किया गया था। सन 2000 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड द्वारा हैंसी कॉर्निए पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। सन 2001 में त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को वर्ष 2001 में नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। सन 2005 में तीसरे अंतरिक्ष पर्यटक ग्रेगोरी ऑल्सन पृथ्वी पर लौटे थे। तो दर्शकों ये वो सारी घटनाएं थी जो आज के दिन इतिहास में घटी थी और अब बढ़ेंगे आगे और साझा करेंगे आप सभी के साथ आज का सुविचार। प्रेम, सम्मान और अपमान ये एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ज़रूर ब्याज सहित वापस मिलता है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जब भी आप प्रेम सम्मान किसी को देते हैं तो ये हमेशा आपको पलटकर बल्कि दो गुना होकर आपको मिलती है। और जब आप किसी को घृणा देते हैं, अपमान देते हैं तो लोग आपसे कतराते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं और वो वही भाव आपको भी पलट कर मिलता है। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लीजिएगा। बिल्कुल, और अब बढ़ेंगे आगे और आपको मिलवाएंगे आज के हमारे मेहमान से। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आज का दिन दो खास बातों विशेष दिन है, दो खास बातों के लिए, और उसमें से जो एक है पहली आपके साथ साझा करती हूँ दर्शकों। आज 11 अक्टूबर आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जी हाँ, और इस खास दिवस पे हमारे लिए चर्चा के लिए जो स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर प्रिया भावे छितवार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आप भोपाल की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। और इन्हीं के साथ आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक और मेहमान हैं जिनका नाम है दीपांशी श्रीवास्तव। आप शौक से सिंगर हैं, पेशे से आप मार्केटिंग मैनेजर हैं और इसी के साथ आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं। दीपांशी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज दीपांशी जी से दर्शकों हम आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे गीत। बिल्कुल, गीत हम सुनेंगे, इसके पहले आप सभी को प्रिया मैम से बातचीत करने के पहले आप सभी को मैं हमारे फ़ोन नंबर्स बताना चाहूँगी ताकि आप आज के विषय से संबंधित बात हमसे कर सके। कोई भी आपका कोई विचार है आज के विषय से संबंधित तो उसे हमारे साथ साझा कर सके, और अगर कोई प्रश्न है मन में तो बिल्कुल आज के हमारे विशेषज्ञ से आप उसे साझा कर सकते हैं और उस पर जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। चलिए आपको फ़ोन नंबर्स बताते हैं। सबसे पहले हमारा टोल फ्री फ़ोन नंबर आप लिख लें 1800-233-0040, और इसी के साथ आपको अब मैं बताऊंगी हमारा स्टूडियो नंबर जिसका STD कोड है 0755-266-0049। जी हाँ, इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए प्रिया मैम के पास चलते हैं और सबसे पहले उनसे ये जानते हैं कि मैम जो ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसका उद्देश्य क्या है और जब से ये मनाया जा रहा है क्या अंतर हमें देखने मिल रहा है? जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है इसकी कल्पना यूनाइटेड नेशंस ने करी थी और 1995 में पहली बार गर्ल चाइल्ड के राइट्स पे यानी बालिकाओं के बारे में बात हुई। इसके पहले महिलाओं के राइट्स पर बात होती आ रही थी।
और ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन था, इसमें पहली बार एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट था जिसमें कि बालिकाओं के यदि हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करें, उनके राइट्स में इन्वेस्ट करें, तो हमें समाज में उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। इस बारे में चर्चा हुई। 2011 से ये दिवस लगातार मनाया जा रहा है और धीरे धीरे इसके चेंजेस भी जो हैं हम ग्राउंड लेवल में समाज में हम सब देख रहे हैं, पर डेफिनेटली बहुत काम अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल दर्शकों, ये जो दिवस है इसका जो खास उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लड़कियों के जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए उनको परिपक्व बनाना, उनके लिए इतना 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 उनको केपेबल बना देना कि जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का वो सामना कर सके और अपने अधिकारों को लेकर वो जागरूक भी रह सके। क्योंकि दर्शकों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो एजुकेशन, कहीं ना कहीं एक ज़माना था जब स्त्रियां, जब लड़कियां एजुकेशन के मामले में पीछे पिछड़ गई थी और इसलिए उन्हें काफ़ी सारी जानकारियां अपने अधिकारों से संबंधित ना ही जानकारियां थी और ना ही इस बात का इल्म था कि उनके लिए कोई अधिकार भी हैं। क्योंकि एक वो ज़माना हुआ करता था जब महिलाओं के लिए बहुत सम्मान दिया जाता था, जब उनके लिए बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन समय बदला और महिलाओं की स्थिति बदली। हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़िवादी प्रथाएं भी हैं, जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो समाज के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका वो काफ़ी प्रचलित हो चुकी थी कुछ कमी, समाज की कुछ कमियों के कारण। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए ये जो रूढ़िवादी विचार थे लोगों के, जो प्रथाएं चल गई थी, उनको दूर करने के लिए इस मुहिम को शुरू किया गया। और दर्शकों आपको बताना चाहूँगी, ये जो मुहिम थी, ये जो अभियान था, ये एक एनजीओ द्वारा पहले शुरू किया गया था और फिर ये इतना बड़ा कि इसे यूनेस्को ने इंटरनेशनल लेवल पर घोषित कर दिया। 2011 में इसे घोषित किया गया मनाने के लिए और 2012 से ये लगातार नई नई थीमों के साथ मनाया गया है। आइए प्रिया मैम से जानते हैं कि इस बार की जो थीम है मैम वो क्या रखी गई है। जी, इस बार की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ये जो एडल्ट्स हैं, जो महिलाएं और पुरुष हैं, इनकी बात होती है, परंतु जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी बालिकाएं हैं, उनके जो राइट्स हैं, इसके अंदर जब तक समाज इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बालिकाएं हैं यही बड़ी होकर महिलाएं बनेंगी और यही 50% हमारे समाज का जो ताना बाना है यही इसको अपहोल्ड करती हैं। तो इस वर्ष की जो थीम है, इसके ऊपर न केवल सरकारों को बल्कि समाज को भी बहुत ध्यान देना चाहिए और वो है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स। जी बिल्कुल। यहाँ पर दीपांशी जी, क्योंकि जैसे कि आज हम सभी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं, आपके गीतों की शुरुआत हम करेंगे, पर क्यों ना आपसे भी इस बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी। आपका क्या कहना है बालिकाओं के अधिकारों को लेकर? जैसा कि मैम ने कहा कि बालिकाओं के जो अधिकार हैं, पहले दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट, उनको ये नहीं जानकारी थी कि हमारे ये राइट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक काफ़ी छोटी एज में शादी कर दी जाती थी। जॉब करना शायद एक ऑप्शन होता था जो कि कुछ ही परिवारों में करवाया जाता था। बट आज के दौर में ऐसा है कि लड़कियां बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड हैं और कोशिश भी कर रही हैं, जॉब से लेके बिज़नेस से लेके, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं बचा है। आर्मी, हर जगह लड़कियां जो हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं और मैं यही कोशिश करूंगी कि जितना ज़्यादा मैं भी उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकूं, आगे बढ़ सकूं और दूसरों को भी एम्पावर कर सकूं, वही मैं चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार। दर्शकों, ये जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, इसका जो, जैसे कि हम बार बार इसके उद्देश्य, इसके महत्व की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लड़कियों को, बालिकाओं का एम्पावर यानी कि उनके सशक्तिकरण के लिए ये दिवस हम मनाते हैं। और इसका जो मेन जो एसेंस है वो यही है कि हम लड़कियों के हर पहलू को, जिन ऐसे पहलू जिनसे उन्हें हम मजबूत बना सकते हैं, जैसे कि उनकी शिक्षा हो गई, उनके लिए चिकित्सा हो गई, उनके लिए नौकरी, उनका करियर हो गया, इन सभी पहलुओं पर बात कर सकें और जागरूक कर सकें। तो चलिए दीपांशी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो एक सिंगर है और आज हमें अपने मीठे मीठे गीत हमारे साथ साझा करेंगी, तो चलिए वक्त हो गया है दीपांशी जी का पहला गीत आप सभी के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। और दीपांशी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जैसे कि हम कोई भी शुरुआत अपने एक भजन से करते हैं। भजन एक होता है जो कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करी जाती है हमारे यहाँ, तो मैं एक शिव जी का एक छोटा सा भजन अपनी तरफ से गाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आ
शिवाय नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है यही है, जो मिलना है यही है, जिन्हें खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत इतने प्यारे, इतने मीठे सुर दीपांशी। कार्यक्रम की शुरुआत इतने मधुर भजन से आपने, इतने प्यारे भजन से करी, क्या बात है। चलिए प्रिया मैम के पास चलते हैं। सबसे पहले मैम, मैं क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, आप कहीं ना कहीं महिलाएं और बच्चियों के बीच ही ज़्यादातर आपका रहना होता होगा काफ़ी समय से, क्योंकि आप इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, तो कुछ ना कुछ अंतर आपको ज़रूर देखने में आया होगा। और मैं आपके नज़रिए से ये भी जानना चाहती हूँ कि आगे के 10 साल आपको क्या लगता है, जो हमारी बालिकाओं की, जो लड़कियों की स्थिति होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सही। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और लगभग पूरा दिन महिलाओं में, बालिकाओं में ही गुजरता है। अगर पीछे मुड़ के हम देखें और पिछले 10 सालों में क्या फ़र्क हुआ है, तो 10 साल पहले तक एक मेल चाइल्ड प्रेफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था आज के मुकाबले। आज भी है, परंतु 10 साल पहले बहुत ही ज़्यादा था। और बहुत लोग इसके बारे में कुछ सोचते नहीं थे, बहुत आराम से बताते थे कि नहीं, हमें तो लड़का ही चाहिए, हमारे घर में तो हम लड़का ही पसंद करेंगे। बेटी होते ही चेहरे पे खुशी भी नहीं दिखती थी कई बार। तो वो जो प्रतिशत है वो अब 10 सालों में कम हो गया है। पर अब जो चैलेंज मुझे लगता है जो अगले 10 वर्षों में है हमारी बेटियों के सामने, अब जो पहले के चैलेंजेस थे, कम न्यूट्रिशन, कम अवसर, कम इंडिपेंडेंस, अब आज़ादी भी है, अवसर भी है और खान पान, पोषण, ये सब भी है। परंतु उसके साथ में दूसरे चैलेंजेस जो आए हैं वो है ये सारे इंडिपेंडेंस, इस सारे के साथ में अपने आप को सुरक्षित रखना। और दूसरा, अभी तक खास तौर पे जो शहरी वर्ग है वहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन की समस्या छोड़कर अब ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि वज़न ज़्यादा होना, व्यायाम नहीं होना। तो ये जो मुख्य चैलेंजेस हैं, हमें जो इंडिपेंडेंस और जो अवसर मिले हैं उसको हम प्रॉपरली कर पाएँ, इसके लिए ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये अगले 10 साल में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आज का दिन 2 चीज़ों के लिए खास है। एक, जिस पर हम जो हमारा आज का विषय है, जिस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और दूसरी बात ये है कि आज हम सभी के फेवरेट अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो आज जिन जिन का जन्मदिन है उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अमिताभ बच्चन जी, मैं आपको बताती हूँ कि आज दर्शकों वो अपना 81वां जन्मदिन बना रहे हैं। जी हाँ, आज वो 81 ईयर्स के हो चुके हैं। हमारे महानायक, मेगा स्टार, जी हाँ। और अपने एक्टिंग से उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल, 50 साल से ज़्यादा करोड़ों लोगों के दिलों पे वो राज करते आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक बार रेडियो ने उन्हें, उनकी आवाज़ बेदम कह के उन्हें खारिज कर दिया था, और आज उनकी खनकती हुई आवाज़ हम सभी के दिलों पे राज कर रही है। उम्र तो उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। उनका जो फिल्मी सफ़र है उसकी चमक आज भी बरकरार है। आज भी सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग का जो सिक्का है उसकी चमक आज भी कम नहीं हुई है इतने सालों में। जी हाँ, तो अमिताभ जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दूरदर्शन के पूरे परिवार की ओर से। तो दर्शकों, हमारे विषय पर वापस आते हैं। और जैसे कि प्रिया मैम ने एक बात कही थी कि
पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग बेटियों के जन्म होने पर खुशी भी उनके चेहरे पर नहीं दिखती थी। तो मैम ने जैसे कि बताया कि वो चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन आज भी मैम ये चीज़ देखने मिलती है। जबकि इतना अगर हम देखें तो जो आज का ज़माना इतना एडवांस हो गया है, एजुकेशन का जो रेट है वो भी काफ़ी ऊपर बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें देखने मिलती हैं। और आपको क्या वजह लगती है कि आज भी लोग बेटा प्रधान की, हमें पहले बेटा ही चाहिए, ये जो विचार है आज भी उनके दिमाग में है, उनके जहन में? देखिए, ये जो सारे विचार हैं ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं समाज में। और आश्चर्य की बात ये है कि शहरी क्षेत्र के बहुत पढ़े लिखे समाज में, जिनको हम अग्रणी लोग कह सकते हैं, उनके अंदर भी ये जो कहीं ना कहीं भावना है ये आज भी नज़र आती है। ये देख के बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं खुद अकेली बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की, और जो हमारा समाज है, हमारा परिवार है, उसमें हमेशा बेटियों को बराबर या मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है, ख़ासतौर पे महाराष्ट्रियन घरों में। तो ये सब हमें समझना बहुत मुश्किल है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका आंसर है वो कहीं ना कहीं आर्थिक इंडिपेंडेंस है। कई फैमिलीज़ में व्यवसाय होता है, खेती होती है, तो वो ये सोचते हैं कि ये आगे हमारी बेटियां नहीं बढ़ा पाएंगी। तो जब इस चीज़ में फ़र्क आएगा तो शायद ये जो प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे परिवारों में और कम हो जाएगी। जी बिल्कुल मैम, आपने सुरक्षा की बात भी कही थी, तो आप क्योंकि बच्चियों से भी मिलना होता होगा, उनके परिवार वालों से भी आपका मिलना होता होगा, तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आज के समय में आप पेरेंट्स को कितना अवेयर देख रही हैं, या फिर कई जगह आपको ऐसा भी देखने मिलता होगा कि वो अवेयर ही नहीं है बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल समाज में ख़ास तौर पे हम जब भोपाल में हैं तो दो मुख्य चेंजेस आए हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए कई लड़कियां अपने घर से अलग हॉस्टल में रहती हैं। तो पहले के समय जो लड़कियों की सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारी होती थी, भाइयों की, पिताजी की। पर अब जब लड़की अकेले घर से दूर रहेगी तो उसको ये जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ती है। कई बार मानसिक रूप से इतनी परिपक्व नहीं होती है कि ये जिम्मेदारी ले पाएँ। और सुरक्षा, मुझे लगता है शारीरिक और साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की दुनिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन विश्व में हम जो हमें चाहिए वो उससे ले सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सके, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो मुझे लगता है आज के ज़माने में अर्बन और सेमी अर्बन और कुछ हद तक रूरल लड़कियों के भी सामने रहेगा। जी बिल्कुल, और जैसे कि ये सुरक्षा पे बात हो रही है, बिल्कुल सुरक्षा पे हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे फ़ोन के माध्यम से, जो आज के समय में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें बताएंगी। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले चलते हैं दीपांशी जी के पास। दीपांशी जी, क्योंकि हम यहाँ पे लड़कियों की बात कर रहे हैं, बालिकाओं की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना कोई गीत लड़कियों पर आपके जहन में जो हो या फिर जो आपके मन के करीब हो, हमारे दर्शकों को सुनाएं हम। बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा गीत है जो कि मैं गाना चाहूँगी। बेटियां जो होती हैं, ज़्यादातर कहा जाता है कि पापा की लाडली कहलाती हैं, तो उसी पे मैं ये गीत पेश करना चाहूँगी। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी गुड़िया टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बहुत प्यारा गीत एक बार फिर से दीपांशी जी ने हम सभी को सुनाया। आइए दीपांशी जी के नज़रिए से जानते हैं, क्योंकि मैम आप मार्केटिंग फील्ड में भी हैं, और जैसे कि मुझे जो पता है आप पढ़ाई के लिए पहले आप स्कूलिंग के लिए बाहर थी, फिर आप अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर थी, और फिलहाल आप जॉब कर रही हैं उसके लिए भी आप बाहर हैं। तो जो आप घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि अभी हम सुरक्षा पर बात कर रहे थे, तो बहुत तरह के माहौल आपने देखे होंगे, कई बार डर भी लगा होगा और कई बार हिम्मत भी आई होगी कि नहीं इसे मैं डील कर सकती हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है सुरक्षा को लेकर आपका? सुरक्षा को लेकर देखिए, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो सबसे पहले जो एक एजुकेशन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सुरक्षा अगर बात करी जाए तो घर से स्टार्ट होती है, घर से एजुकेशन से स्टार्ट होती है। तो मेरे जो पापा हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे सिखाई थी जब मैं बाहर गई थी, और शायद 1-2 साल हॉस्टल में हो गए थे मुझे, और कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं फेस करने के लिए। तब उन्होंने ये कहा था कि बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं और कोई अगर एक बैल है या कोई एक जानवर है और उसने अगर आपको आके टकरा दिया, मार दिया, और अगर आप गिर गए तो आपका नुकसान हो गया। अब आप उसके बाद कुछ भी प्रिकॉशन, उसके बाद आप जो भी रेमेडीज़ लेंगे उससे कोई फ़ायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन एक मानसिक तौर पे आपको वो हमेशा याद रहेगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको खुद भी सतर्क रहना है। आप सतर्क रहेंगे तो एक कहीं ना कहीं सोसाइटी भी है वो भी आपको उस तरीके से एक इम्पोर्टेंस देती है। और दूसरी चीज़, सोसाइटी में आजकल लोग काफ़ी अवेयर हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से अभी मैम ने बताया कि हॉस्टल्स होने लगे हैं रहने के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग जगह है, पीजी हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। लीगल अग्रीमेंट्स बनते हैं जब भी आप स्टे करते हैं, वेरिफिकेशंस होते हैं। तो आप इन अपने राइट से अवेयर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने एक घर, जिसको हम कहते हैं कि घोंसला एक होता है जिसमें मम्मी पापा हर कोई जान पहचान का है, लेकिन बाहर कौन कैसा है आप उसको नहीं जानते। तो उस बैल को हम एक इंसान की तरह देखेंगे कि हर इंसान की परवरिश आपके ही घर की तरह हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो खुद भी सतर्क रहें, और बाकी तो दुनिया है ही है। जी बिल्कुल। दर्शकों, देखिए कोई भी सिचुएशन, कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें वो डील करनी पड़ती है, और उसके लिए फिजिकली स्ट्रांग होने के पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने कहा था कि सुरक्षा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। तो जी हाँ, आइए जुड़ते हैं फ़ोन के माध्यम से एसीपी निधि सक्सेना मैम से। जी हाँ दर्शकों, मैम से आज, निधि मैम से हम फ़ोन के माध्यम से जुड़ेंगे। और इसके पहले जैसे कि मैं बोल रही थी, आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख सकते हैं। जब भी आप कभी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले हैं और असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कभी अकेले आप ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी अकेले आप ओला में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मेरे आसपास गलत है, असुरक्षित आप महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल इन फ़ोन नंबर्स पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप इस नंबर के माध्यम से मदद ले सकते हैं। इसे मैं आपको बता भी देती हूँ, 9969777888। आप इस पे एक SMS करेंगे और आपके पास आपकी जो लोकेशन है वो जो हमारी हेल्पलाइन होती है उनके पास पहुंच जाएगी। आपको कॉल के माध्यम से आप पूरी कोशिश करी जाएगी कि आपके पास सहायता भेजी जाए। तो बिल्कुल इन नंबर्स को आप अपने फ़ोन में हमेशा रखिए, और बेहतर होगा अगर आप इसे याद कर लें। और इसके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके घर में जो बेटियां हैं, आपकी जो जितनी भी परिचित में तमाम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन सभी के साथ इस नंबर को साझा भी करें। जी हाँ, जैसे कि मैं कह रही थी कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना होता है। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको अपनी सूझबूझ से काम करना होता है। दर्शकों, याद हमेशा इसको रखिएगा कि काफ़ी ऐसी सारी सिचुएशन होती है जिसे शारीरिक क्षमता के साथ नहीं, बौद्धिक क्षमता के साथ आपको डील करनी होगी। चलिए बात करते हैं एसीपी मैम से, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि सक्सेना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निधि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या आप हमें सुन सकती हैं? हेलो निधि मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, थैंक यू मैम, नमस्कार जी निधि मैम, जैसे कि आज 11 अक्टूबर के दिन हम सभी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो मैं चाहूंगी कि इस उपलक्ष्य पे आप आज के दिन के महत्व को लेकर क्या हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि हर बालिका अपने घर के आंगन का एक पौधा होता है, और सभी जितनी भी महिलाएं हैं वो एक कन्या होती है, एक बालिका होती है। और महिला अपने आप में इतनी सशक्त होती है, इतनी पावरफुल होती है। नवरात्रि आने वाली है, मैं ये कहूँगी हमारे देश में, भारत में लड़कियों को एक कन्या का रूप माना जाता है। मुझे लगता है कि इस
दिन को मनाने के लिए हम सभी को, जितनी भी कन्याएं हैं जिनके साथ अपराध हो रहे हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि जो पुलिस विभाग है वो किस तरह जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए लेके क्या क्या नई चीज़, नई मुहिम लेकर आए हैं, क्या क्या सुरक्षा के प्रावधान हैं, इस बारे में मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनको सुधार के लिए भोपाल पुलिस की तरफ से भी बहुत नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। महिला अधिकारियों की भर्ती बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जिसे बोलते हैं हम मैत्री मोबाइल, भोपाल में बहुत सारी चल रही हैं, इनफैक्ट मध्य प्रदेश में भी। और भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में एक नया कार्यक्रम आया है सर्जन, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है और उन्हें इस तरीके के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाता है जो उनको आगे बढ़ाएं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको इजीली सफलता के पैगाम पर ले जाएं। और स्कूल्स में, कॉलेज में हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं जिसमें उन्हें अपराधों के बारे में बताया जाता है, आईपीसी, सीआरपीसी के तहत जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में बताया जाता है, साथ ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। जी बिल्कुल। मैम, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप जाते जाते एक मैसेज देकर जाएं। मैं बस ये कहूँगी कि कोई भी महिला अपने आप को कम ना समझे। आप बहुत सुरक्षित हैं, आप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप सशक्त हैं, आप इतनी बुलंद पर्सनालिटी हैं कि हम अपनी ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट करें कि किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को असहज महसूस ना करें। और मध्य प्रदेश पुलिस आपके साथ है। जी बिल्कुल। और मैम, जैसे कि कई बार महिलाएं ऐसी सिचुएशन में होती हैं, असहाय फील कर रही होती हैं, तो मैम उस ऐसे वक्त में उनको मदद मिल सके उसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, कई ईमेल आईडीज़ होती हैं, ईमेल एड्रेस होते हैं जिन पे वो मेल कर सकती हैं, अपनी समस्याएं बता सकती हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार ये भी आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल, मध्य प्रदेश पुलिस का नंबर है डायल 100-100 और चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098 और वुमेन हेल्पलाइन का नंबर है 1090। जी 1090। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी सारी बातें साझा करने के लिए। तो दर्शकों, ये थी भोपाल की एसीपी निधि सक्सेना, जिनके साथ हम फ़ोन के माध्यम से जुड़े और उन्होंने ये अच्छी बातें हमारे साथ साझा करी। उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी बोला और एक बहुत अच्छी बात मैम ने कही थी कि जो एक लड़की है, जो एक स्त्री है, वो खुद में एक बहुत ही शक्तिशाली पर्सनालिटी है। बस ये जानने की आपको देर है, कई बार हम भूल बैठते हैं। और यहाँ पर मैं आपको, और उन्होंने एक बात और कही थी कि जैसे कि नवरात्रि आ रही है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो खुद में, वो जो कन्याएं होती हैं वो शक्ति का रूप होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैम ने कही। इसलिए उन्होंने कहा कि खुद में वो शक्तिशाली है, बस कहीं ना कहीं हम भूल बैठे हैं, हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए। तो चलिए, यहाँ पर एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं आपको बता दूं, क्योंकि नवरात्रि की भी बात हुई है तो बिल्कुल हम पंडित जी के साथ भी जुड़ेंगे कॉल के माध्यम से। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन है। शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं प्रिया मैम के पास। और मैम, जैसे कि पिछली बातों में कहीं ना कहीं बात निकली थी मेंटल हेल्थ की, तो आज के समय में एक मेंटल हेल्थ बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी की भी पर्सनालिटी, खासतौर से जब बात यहाँ पे फीमेल्स की आती है तो एक मेजर रोल प्ले करती है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को मेंटल हेल्थ को लेकर भी एक अवेयरनेस, कुछ मीन्स अवेयर करने वाली जानकारी साझा करें। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमारा शरीर बीमार होता है तो हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाते डॉक्टर के पास जाने में और इलाज लेने में। पर जब हमारा मन ठीक नहीं है, चाहे हमें एंजाइटी है, कभी डिप्रेशन है, कभी इससे ज़्यादा और सीरियस कोई बीमारियां हैं, तो न केवल परिवार मगर जो पर्सनल लेवल पर भी इसको एक्सेप्ट करना और इसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे यदि उम्र कम है और वो व्यक्ति लड़की है, बालिका है, तो ये और ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो मेंटल इलनेसेस हैं ये सब बच्चों में, छोटे लड़कियों में, एडोलेसेंट्स में क्यों होना चाहिए, तुम्हारी तो भी पढ़ने की, हंसने की, खेलने की उम्र है।
परंतु प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि सारी जो मेंटल इलनेसेस हैं ये कहीं ना कहीं अब एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा सामने आने लगी हैं। तो इसके बारे में एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्सेप्टेंस के साथ एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को लेना, क्योंकि इसके विशेषज्ञ अलग होते हैं। हम यदि सोचें कि हम अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास जाके अपनी एंग्जाइटी का, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सोल्यूशन देंगे तो वो गलत होगा। तो इसके बारे में अवेयरनेस हमें केवल इंडिविजुअल और फैमिली लेवल पे ही नहीं, एज अ सोसाइटी भी लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गई हैं। सोनम, आप भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। धन्यवाद मैम, सर्वप्रथम तो आपके लिए मेरा प्रश्न है, एक आम व्यक्ति क्या साधारण सा कदम उठा सकता है जिससे बच्चों में और सुधार आए, एक बड़ा सुधार आए, एक छोटे से कदम से? कौन सा ऐसा कदम उठाया जा सकता है जो कि छोटा हो लेकिन उससे एक सुधार बड़ा आए हमारे समाज में? मेरा ये मानना है कि कभी भी सफलता एक कदम में नहीं मिलती, और कोई भी कदम जो है वो छोटा नहीं होता। तो लाइफ जो है वो एक मैराथन दौड़ की तरह होती है। एक एक कदम करके ही बहुत लंबा जो है वो डिस्टेंस हो जाता है, पर सिर्फ एक कदम जो है वो काफ़ी नहीं होता। मेरे हिसाब से 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बालिकाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मैंने कहा, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इसलिए क्योंकि इस समय जब बालिका रह रही होती हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना पड़ता है, एज के साथ शरीर में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सेकंड है फिजिकल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एडोलेसेंस जो है ये एक बहुत रैपिड चेंजेस का टाइम होता है शरीर में, और इससे जब शरीर गुजरता है तो उसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं इस एज ग्रुप में। तो इस एज ग्रुप में फिजिकल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोषण। उसका कारण ये है कि जो दवाई है, इसे कहा जाता है कि फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन ये दोनों ही बहुत घातक हो सकते हैं इस एज में, और इसके बीच का बैलेंस हमें पोषण के थ्रू बनाना है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल हेल्थ। उसका कारण ये है कि अब डिजिटल वर्ल्ड से कोई भी अछूता नहीं है। भारत में स्मार्टफोन की संख्या बहुत करोड़ों में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका एक्सेस है। तो जैसे हम फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वैसे ही हमें डिजिटल हेल्थ के बारे में भी पता होना चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है, वो है सोसाइटी का नज़रिया लड़कियों की तरफ देखने का। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक जो पहले 4 एस्पेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सही बातें मैम ने कही। इन बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ राकेश पारासर जी जो कि पंडित है हमारे साथ लाइन पर हैं। तो आइए आज पंडित जी से बात करते हैं, और क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो जानकारी लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। पंडित जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। पंडित जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं पितृपक्ष चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि पितृपक्ष की पूजा से संबंधित लोगों को आप बताएं कि कैसे करनी होगी। और कई लोग इसमें पूजा करना चाहते भी और कई लोग इसे नहीं मानते, तो कितना जरूरी है इस पितृपक्ष में जो हम पानी देते हैं, ये सारी जो हमारी बहुत समय से जो हम ये करते आ रहे हैं, आज के समय में कहीं ना कहीं लोगों को इसका महत्व नहीं पता है। तो मैं चाहूंगी इस महत्व को बताते हुए आप विधि भी बताएं। देखिए, आज अपने पितृपक्ष चल रहे हैं, तो ये पितृपक्ष करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पितृपक्ष होता है अपने पितरों से रिलेटिव, ठीक है। और यदि पितृ कार्य नहीं करते तो अपन देखा जाता है कि कहीं कहीं कहते हैं कि पितृदोष चल रहा है। तो पितृदोष क्यों होता है? पितृदोष इसी कारण होता है कि पितृ अपन पितरों को जल नहीं देते हैं, और जल देना इसलिए जरूरी है कि जैसे कि अपन खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो वो अपन को लगता है, और जैसे पितरों को अपन जल नहीं देते हैं उनको नहीं लगता। तो अपने पितृदोष से क्या होता है, अपने घर में संतान नहीं होती है। आपने देखा होगा कि संतान नहीं होती है, और कहीं कहीं अपन देखा जाता है कि भैया मोस्टली शादी नहीं हो रही है, सब कुछ है, लड़का भी अच्छा है, ठीक है, घर में संपन्न है, पर शादी नहीं हो रही है। और कहते हैं पितरों को इसलिए जल देना चाहिए कि अपने घर में जो भी व्यवसाय है, कार्य हैं, उनमें अपन को उन्नति प्राप्त होती है। पितरों को इसलिए जल दिया जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, आने वाले समय में नवरात्रि आने वाली है, तो मैं चाहूंगी कि नवरात्रि को लेकर भी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे विधि विधान करना होगा उन्हें। देखिए, नवरात्रि अपने नवरात्रि 9 दिन की माता जी की आ रही है अभी, तो नवरात्रि में पूजन पाठ इत्यादि करना चाहिए। पूजन पाठ करने से क्या होता है, अपने घर में सुख शांति एवं समृद्धि की
प्राप्ति होती है। अपने घर में जो अलाय वलाय होती हैं वो नष्ट होती हैं। और माता जी की पूजन करने से क्या अपनी आजकल संस्कृति लोप होते जा रही है। आपने देख रहे हैं कि बच्चे आजकल क्या हो रहा है, नवरात्र रख रहे हैं, घट रखते हैं, पर घट में भी क्या होता है आजकल केवल और केवल केवल एंजॉय के लिए रख रहे हैं। परंतु माता जी की पूजन करने से क्या क्या उसके फल हैं आदमी वो नहीं जानता है, केवल दिखाने के लिए आजकल ये कर रहे हैं। ठीक है। और माता जी की पूजन करने से अपन को किस फल की प्राप्ति हो सकती है और कि अपन सनातन धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं। और माता जी की पूजन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और ये 9 दिन आ रहे हैं तो पहले दिन क्या होता है कि घट स्थापन करना चाहिए। कहते प्रथम शैलपुत्री से, प्रथम माता जी का शैलपुत्री का रूप होता है, तो प्रथम दिन पूजन होती शैलपुत्री की, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन होती माता ब्रह्मचारिणी की। ऐसे करके 9 देवियों की पूजन होती है। तो 9 देवियों की पूजन अपन को करना चाहिए और इससे अपने घर में उन्नति प्राप्त होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। जी जी। जी तो दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि पितृपक्ष में पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब पितृ दोष आता है तो हमारे जीवन की तरक्की कहीं ना कहीं रुक जाती है और बहुत सारी परेशानियां भी हमारे सामने आती है। तो बिल्कुल ध्यान दें इन सभी बातों पे। और आने वाले समय में नवरात्रि भी आ रही है। अब क्योंकि नवरात्रि की बात हुई है तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में सबसे पहले गरबा भी आता है। तो बिल्कुल क्यों नहीं, आज आपको हम गरबा ट्रेनर से भी बात करवाएंगे कॉल के माध्यम से। तो आइए मिलते हैं। तो वो गरबा सुनते ही एक जोश और एक हर्ष, एक उल्लास हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी तीज त्योहार है, उसका जो उसका जो महत्व है, उसका जो आप कहीं चार्म होता है, उसको कहीं ना कहीं गीत संगीत बढ़ा देता है। तो चलिए, इसलिए क्यों ना मैंने सोचा, जब नवरात्रि की बात निकली तो सोचा क्यों ना कि गरबे की बात भी कर ली जाए, आपको बताई जाए कि गरबे की तैयारी कैसे करनी है। और इसलिए आज हम एक गरबा ट्रेनर को हमारे कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं फोन के माध्यम से। प्रीति यादव मैम हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़ेंगी, जो कि हमें गरबा के जोश के बारे में बताएंगी। फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, कार्यक्रम में आगे हम उनसे संपर्क कर लेंगे। चलते हैं दीपांशी के तरफ। और क्योंकि जैसे कि देखिए बात यहाँ कन्याओं की निकली थी, कन्या यानी कि बालिका है, बिल्कुल। तो हमारे साथ स्टूडियो में आज एक बालिका भी है जो कि हमें मीठे मीठे गीत सुना रही है। तो दीपांशी, अगला गीत क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं भजन और गज़ल में बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे रखती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है तो संस्कृति के हिसाब से भी। और दूसरी चीज़, मेरे जो नाना जी थे रमेश खरे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सिखाया है क्लासिकल म्यूज़िक। तो मैं एक गज़ल, उनकी सिखाई हुई गज़ल, उन्हीं की कंपोज़ की हुई गज़ल जो है वो मैं आज सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। आपका जो अगला गीत है वो हम प्रस्तुत करते हैं दर्शकों के लिए। मुस्कुराया हंसा कीजिए, मुस्कुराया हंसा कीजिए, दूर गम से रहा कीजिए, दूर गम से रहा कीजिए, मुस्कुराया हंसा कीजिए, सारे शिकवे गिले भूल कर, 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 मौत का सामना कीजिए, मुस्कुराया हंसा कीजिए, दूर गम से रहा कीजिए, दूर गम से रहा कीजिए, मुस्कुराया हंसा कीजिए।
बहुत सुंदर। दीपांशी, जैसे कि अभी बात यहाँ पे गरबे की निकली थी, जी। तो देखा जाए क्योंकि आने वाले समय में गरबे का समय ही आ रहा है, नवरात्रि शुरू होने वाली है, और जो गरबा है उसका जो क्रेज देखा जाए तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो क्या बताना चाहेंगी गरबे के क्रेज को लेकर, आप क्या तैयारियां हैं आपकी आने वाले समय में? गरबे को लेकर जैसे कि आज कहते हैं कि सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है और मैं सोशल मीडिया पे भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो ज़्यादातर जो हमारे पोस्ट होते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं या जो रील्स होती हैं, वो गरबा ओरिएंटेड रहेंगी। अब कुछ ना कुछ तैयारी होगी, जो आउटफिट्स होंगे वो ट्रेडिशनल हो जाएंगे एकदम से, और सारे जो हमारे गुजराती पैटर्न होता है, राजस्थानी पैटर्न होता है, तो अलग अलग पैटर्न के जो आउटफिट्स होते हैं वो पहनने को मिलते हैं। एक साथ श्रृंगार भी होता है, तो ये बहुत ही एक डिफरेंट वाइब हो जाती है हमारे लिए, यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि एकदम से कॉरपोरेट वर्ल्ड जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ आपका काम शर्ट और पैंट्स ब्लेज़र के साथ आप ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 एक जॉब होता है आपका, लेकिन उसके बाद एकदम से ट्रेडिशनल वाइब हो जाती है, आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, तो वो 9 दिन काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी ही मज़ेदार होते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि दीपांशी जी ने बताया कि गरबे का बिल्कुल भरपूर जोश हमें यंगर जनरेशन में देखने मिलता है, तो बिल्कुल फिलहाल इस बारे में हम आगे बात करेंगे, पर क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि गरबा ट्रेनर से आज हम आपको फ़ोन के माध्यम से जुड़वाएंगे, तो बिल्कुल वो हमारे साथ लाइन में जुड़ चुकी हैं। शालू राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। जय माता दी। जय माता दी। तो मैम, कैसा जोश देखने मिल रहा है गरबे को लेकर? मैम, इस साल का जो जोश है लास्ट 2-3 इयर्स तो लॉकडाउन में चला गया। लास्ट ईयर का जोश था वो भी ठीक ठाक था, पर इस साल का जो जोश है वो देखने लायक है। लोगों में, बच्चों में, लड़कियों में, और जो हमारी मम्मीज हैं उन लोगों में भी जो इस टाइम का क्रेज है वो बहुत ही ज्यादा है। जी बिल्कुल। और आपकी क्या तैयारियां हैं गरबे को लेकर? मैम, हम लोगों की तैयारियां तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। हम लोग का 20 और 21 अक्टूबर को फाइनल ही है, तो अभी हम लोग का डांडिया रास, गरबा रास सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। 2 ताली 3 ताली हम सब कुछ ऑलमोस्ट करवा चुके हैं, और अभी डे बाय डे हम लोग के आउटफिट्स एकदम ट्रेडिशनल हो चुके हैं। कलर वाइज हम लोग के यहाँ पे मतलब जो क्रेज देखने लायक है वो बहुत ही ज्यादा है। जी बिल्कुल। और कई बार हमें देखने मिलता है कि जो ग्रुप होता है गरबे के लिए जाता है, वो कुछ ना कुछ थीम डिसाइड करके जाते हैं, सेम कलर्स पहनते हैं। हाँ जी मैम, हम लोगों के यहाँ पे लास्ट 1 वीक से ये चीज हो चुकी है। डे बाय डे कलर, आज हम लोग का आउटफिट ब्लू कलर है। ओके, आपका आउटफिट। और कई बार आपने देखा होगा कि जब कहीं जो गरबा आयोजन जहाँ होता है वहां पे लोग कई तरह की नई क्रिएटिविटी भी आपको देखने मिलती है कि ड्रेसेस के अलावा भी वो कुछ ऐसे परिधान में आते हैं कि वो बिल्कुल आई कैचिंग कल्चर वो पेश करते हैं। कुछ राजस्थानी गेटअप में होते हैं, कुछ गुजराती में, कुछ इंडियन को ही न्यू क्रिएट कर लेते हैं। कुछ ना कुछ न्यू देखने मिल ही रहा है। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो गरबा में उम्र का कोई बंधन नहीं होता, तो किस एज बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा लोग डांस के लिए या अदर स्टेप्स के लिए थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, बट गरबा के लिए तो सभी लोग हैं। हम लोग का खुद का जो है, अभी हमारे पास 4 से 5 बैचेस चल रहे हैं, तो लेडीज का बैच, किड्स बैच, लड़कियों का बैच। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम देखें एनर्जी की बात करें तो जैसे कि जो यंग जनरेशन है वो तो एनर्जेटिक होती ही है, पर वो एनर्जी क्या जो हमसे बड़ी जनरेशन है, जो एल्डर लोग हैं, उनमें भी देखने मिलती है? शायद शालू जी से संपर्क हमारा टूट गया है, पर देखिए शालू जी की आवाज में और उनकी बातों में भरपूर हम गरबा के जोश को देख सकते थे। तो बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रिया मैम के पास चलते हैं। मैम, आपने 5 बहुत ज़रूरी बातें कही थी, उसमें एक एडोलसेंट की बात आई थी कि जब लड़कियां अपनी प्यूबर्टी एज जब उनकी आती है तो उस टाइम बहुत सारे बदलाव मानसिक भी और शारीरिक भी आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसी कैसी चीज़ें आमतौर पर देखने हमें मिलती हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो सफ़र होता है टीनेज ईयर्स का, ये जिसे हम प्यूबर्टी का सफ़र कह सकते हैं, वो लगभग आजकल थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाता है। लड़कियों में पीरियड्स आने की एज भी अब धीरे धीरे कम हो गई है, तो 9 से 15-16 साल तक अमूमन हर लड़की को जो है वो पीरियड्स आ जाते हैं। जब पीरियड्स आ जाते हैं उसके बाद भी शरीर जो है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता, और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि हमारी हार्मोनल एक्सेस और रिप्रोडक्टिव एक्सेस की जो मैच्योरेशन है वो लगभग 17-18 साल तक चलती रहती है। इसीलिए ये जो पूरा समय है इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हर लड़की को और उसके पेरेंट्स को याद रखना चाहिए। सबसे पहला है कि इसके बारे में जो स्टिग्मा है उसको हटा देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि अब पीरियड्स के बारे में खुल के बात होती है,
मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अब खुल के बात होने लगी है, इसे टैबू नहीं माना जाता। और इसके दौरान, माहवारी के दौरान शरीर की स्वच्छता किस तरह से रखनी है, हाइजीन और हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में खुले में बात होनी चाहिए परिवारों में, स्कूल्स में, समाज में। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियों का जो मैचुरेशन है और रैपिड ग्रोथ का फेज़ है वो लड़कों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी होता है। 9 से 14 साल के बीच का जो एज है, इसमें अधिकतर लड़कियां जो है ये बहुत फास्ट फेज़ में बॉडी ग्रो करती है, और इस दौरान न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही वो एज है जहाँ पर लड़कियों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स कि हमें दूध नहीं पसंद, सब्जियाँ नहीं पसंद, मैगी पसंद है, इस तरह की बहुत सारी रहती हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि देखें तो डेप्रिवेशन होता है कि अभी तो लड़की छोटी है, जो उनको मन आ रहा है वो खा रहे हैं, उनके खान पान की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस दौरान जो बॉडी कैल्शियम स्टोर करेगी, जो बोन्स की स्ट्रेंथ रहेगी, वो जीवन भर रहेगी। आश्चर्य होगा आपको जान के कि 20-22 साल के उम्र तक जो बोन की स्ट्रेंथ है वही है जो पूरे जीवन काल में आगे लेके जाएगी। तो इस दौरान न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल सेफ्टी और मेंटल हेल्थ, इसी एज में जो है वो बाहर की दुनिया, मोबाइल के थ्रू बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स, और इसमें कई सारी लड़कियां हैं जो अलग अलग परेशानियों में अपने आप को पाती हैं और हिचक के कारण पेरेंट्स के सामने भी नहीं आ पाती। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान जो है वो हमें ज़रूर रखना चाहिए इस एज ग्रुप में। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैम ने जो बातें कही वो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि अक्सर हम इन बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम गरबा की बात कर रहे थे, तो गरबे के जोश को देखते हुए और भी कॉलर्स का मन किया हमसे जुड़ने का, और एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रीति पटेल जी, नीति पटेल जी। तो आइए उनसे कॉल के माध्यम से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी तैयारियां हैं उनकी। नीति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शायद उनसे संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, आगे हम उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैम ने यहाँ से हमारा संपर्क यहाँ पर फिर से जुड़ गया नीति मैम से। मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसी तैयारियां हैं गरबे की? बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है गरबे की जी। नवरात्रि में हम लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत इंतजार है कि कब नवरात्रि शुरू हो और कब हम अपने गरबे का वहाँ पर नृत्य करें। जी बिल्कुल मैम, आपका मैं जानना चाहूंगी कि आपकी, वैसे तो महिलाओं से उम्र नहीं पूछी जाती, पर क्योंकि हम यहाँ फोन के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं, आपको हम नहीं देख पा रहे, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी एज क्या है? जी मेरे 2 बेटे हैं, मेरी उम्र 50 साल है। हाँ, फिर तो दर्शकों बिल्कुल ये प्रेरणा, जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हुआ मैंने आपकी उम्र आपसे पूछ ली, क्योंकि बहुत ही प्रेरणाजनक है हमारे उन दर्शकों के लिए जो ये सोचते हैं कि अब हमारी उम्र नहीं रही गरबे में जाने की। तो देखिए दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब आप उस ग्राउंड, उस माहौल में पहुंचते हैं ना, तो अपने आप अपनी उम्र भूल जाते हैं और अपने आप उस रंग में आप रंग जाते हैं। तो नीति मैम, जैसे कि क्योंकि इस समय लोग थकते भी बहुत हैं, क्योंकि इतना गरबे में इतनी आपकी एनर्जी लग जाती है कि थकान बहुत होती है, और वही वक्त होता है व्रत का भी, क्योंकि नवरात्रि चल रही होती है। तो कैसे तालमेल बिठाते हैं आप? जी काफी एनर्जी की जरूरत होती है, और इस समय हम अपने व्रत होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो उपास में चलती हैं, वो एनर्जी देती हैं, वही चीजें लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो हम काफी इससे मतलब एनर्जी लेते हैं और गरबे करते हैं वहाँ पर, और बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और मैम, अभी जैसे कि प्रैक्टिस भी चल रही होगी और साथ ही साथ कपड़ों की तैयारियां भी चल रही होंगी कि इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये पहनना है। तो जानना चाहूंगी कि आपके आउटफिट्स की क्या तैयारी है और कितना क्रेज है आउटफिट्स को लेकर? जी हाँ, ये तो सबसे बड़ा, लेडीज के लिए सबसे बड़ा जो वो रहता है वो यही रहता है कि सबके पास बिल्कुल अलग टाइप की ड्रेस हो, अलग टाइप का उसमें सारा कुछ हो। तो हम लोग इसके लिए काफी तैयारी करते हैं, कुछ खुद से भी तैयार करते हैं, कुछ डिजाइनर से बनवाते हैं, कुछ मार्केट से लेते हैं, इस तरीके से हो जाता है, और रेंट पे भी लेते हैं। बिल्कुल नीति मैम, और क्योंकि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, 11 अक्टूबर, आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बालिका दिवस पर जो बालिका है उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर हमारे दर्शकों के साथ कुछ शब्द साझा करें।
आज बालिका दिवस पे सभी महिलाओं को, बच्चियों को इसकी बधाई सबसे पहले तो। और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा ये चीज है कि उनको खुद से, पहली चीज तो ये खुद से उनमें ये होना चाहिए कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए जो भी बचाव के तरीके या होते हैं उनके बारे में जानकारी उनको स्कूलों से, परिवार से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। नीति मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, और चलते हैं दीपांशी की ओर और उनसे सुनेंगे कार्यक्रम में अगला गीत। तो दीपांशी, कौन सा गीत आप हमारे हेलो दर्शकों को, जी कौन सा गीत आप सुनाने जा रही हैं? जी, तो जिस तरीके से हमने एक शिव जी के भजन से स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी अपने इस प्रोग्राम की, तो मैं चाहूँगी कृष्ण जी का भी एक छोटा सा भजन अगर मैं गाऊं, तो ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये गाना। वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तेरी प्रीत को निर्मोही अब ना बनो अनजान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर गीत, बहुत मीठा मीठा गीत। चलते हैं प्रिया मैम की ओर। हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है आशीष श्रीवास्तव आपका, बहुत बहुत सर। जी आशीष सर, प्लीज आप अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न मैडम ये है कि आजकल समाचार पत्रों में डेंगू की बहुत बीमारी फैल रही है, ऐसा खबर आ रही है, तो गर्भवती महिलाएं, खासकर गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु को डेंगू ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए हमें? ये बहुत अच्छा सवाल है और लगभग इसी समय ये जो बारिश के बाद का समय होता है उसमें डेंगू हर साल एक आउटब्रेक हम देखते हैं। गर्भवती महिलाओं से इसमें बचाव बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है और ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो कि सभी के लिए हानिकारक है, पर गर्भावस्था में ये खास तौर पे डेंजरस होती है। तो इसके लिए डेंगू का जो मच्छर है, हम सब जानते हैं कि साफ़ पानी में होता है, तो जो भी कलेक्टेड पानी है हमारे घरों के आसपास, वहीं पर ये ब्रीड करता है। तो हम सब अपने आसपास के परिवेश में सफाई रखें, कलेक्टेड पानी जो है उससे बचें, और जो भी हमारे एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं शरीर के, वहाँ पर कुछ भी मॉस्किटो रेपेलेंट या इसका या कवर्ड आस्तीन, लंबी जो लेग्स को कवर करती है, ऐसी वेशभूषा रखें जिससे मच्छरों का काटना ही जो है वो कम हो सके। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ डॉक्टर, डेंगू का जब बुखार ठीक होता है उसके बाद में प्लेटलेट्स कम होना शुरू होता है। तो इसीलिए बुखार ठीक हो जाए इसके बाद ये बिल्कुल नहीं समझना है कि अब सब कुछ ठीक है, इसके बाद भी प्लेटलेट्स को जो है वो निरंतर चेक करते रहना बहुत आवश्यक है। प्लेटलेट्स कम होने के शुरू में लक्षण नहीं आते, पर यही वो समय है जब आपको डॉक्टर के अंडर रहना है। जी बिल्कुल। मैम, यहाँ पर मैं चाहूँगी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक संदेश के तौर पे और पोषण को लेकर कि उनमें ये जागरूकता पोषण को लेकर एक संदेश के तौर पे आप उन्हें बताते जाएं। जैसा कि मैंने कहा, वी आर वॉट वी ईट, हम जैसे खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। शरीर एक ऐसी चीज़ है, हमारी गाड़ी में यदि कोई खराबी आ जाती है तो हम उसका पार्ट बदल सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, पर हमारे शरीर की जो गाड़ी है वो भगवान ने एक ही बार दी है और इसी को जीवन भर चलाना है। तो जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग, उसका ध्यान रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपने शरीर का ध्यान दें। हमारी जो बालिकाएं हैं वो हमारे विश्व का भविष्य है, वही नेक्स्ट जनरेशन उन्हीं से आने वाला है। तो जैसा हम अपना कल चाहते हैं वो बालिकाएं हमारा आज हैं,
और उनके न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करना हमारे पूरे समाज, देश और विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। दीपांशी जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीत प्रस्तुत करने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने कहा कि बेटे हमारा आने वाला कल होती हैं, बिल्कुल दर्शकों, ये जो दिवस है इसके माध्यम से यूनेस्को का जो उद्देश्य है वो यह है कि लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, उनको सम्मानजनक जीवन मिल सके, ताकि वो जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का डट के सामना कर सके और अपने जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम से आप सभी को बहुत कुछ जानने मिला होगा, आप सभी को पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। अभी मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।